वाले एक आरोपी की पहचान। नमस्कार, खास कार्यक्रम मनोहर बजट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा में अंतरिम बजट पेश हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बतौर वित्त मंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। कुल 1,89,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। और बात करें अगर पिछली बार के बजट की, तो 11% से ज्यादा का इस बार का बजट रहा। और अंतरिम बजट होने के बावजूद भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। इस बार जो है सदन में सीएम ने किसान, जवान और राज्य के विकास पर जोर दिया है। इस बजट में आमजन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया और सबसे ज्यादा फोकस किसानों और आम लोगों के विकास पर किया गया है। शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं और किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का भी ऐलान किया गया है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। वहीं शिक्षा, खेल, महिलाओं समेत सभी वर्गों को बजट में साधने का प्रयास किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और 14 फसलों पर हम एमएसपी के तहत इसको लेकर के आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट बता रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है और पक्ष विपक्ष का इस बजट पर क्या सोचना है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और इस बजट पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी अंश वत्स जी आपके साथ। बजट पेश हो चुका है और जितना उम्मीद थी लोगों को उससे कई गुना ज्यादा ये बजट रहा है, तो ऐसे में विपक्ष का क्या सोचना है? क्या विपक्ष इस बजट से खुश है? क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अंश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, सही करने का प्रयास करेंगे। तो ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ज्योति जी, आपको आवाज आ रही है? जी ओंकार सिंह जी, ठीक है, ठीक। आपसे ही पहले सवाल ले लेते हैं, आपसे ही डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज बजट पेश हो गया है, जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा का ये बजट पेश हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने प्रयास किया है कि हर वर्ग को साधा जाए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। तो क्या सोचना है विपक्ष का इस पर? ज्योति जी, 1,99,876.61 करोड़ का ये बजट ना तो मनोहर है और ना ही ये चुनावी बजट है। इसमें क्या है, क्या हमें तो यही समझ नहीं आई। देखिए, इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए और गरीब के लिए, इन 4 वर्गों के लिए केंद्रित है। इन चारों वर्गों में किसको साधा इन्होंने? किसके लिए योजनाएं बनाई? किसान के लिए कहते हैं हमने 5 लाख किसानों को फायदा पहुंचा दिया, उनके लिए ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी।
उसके लिए भी शर्त रखी कि 31 मार्च तक आप पैसे जमा कराओगे तो आपका ब्याज और पेनल्टी, यहां सोचने की बात है, सिर्फ ब्याज और पेनल्टी वो माफ की जाएगी मात्र 1 वर्ष की। और बात कर रहे हैं किसानों के भला करने की, 5 लाख किसान, कहां से आ गया आंकड़ा इनके पास 5 लाख का? ये झूठ और फ्रेम के ऊपर टिकी हुई पार्टी है, इसकी हर एक बात में आंकड़े गलत होते हैं। गरीब की बात करूंगा, क्या महंगाई दूर करने के लिए कोई उपाय किया गया? गैस सिलेंडर जहां जिन चुनावों में तो जिन राज्यों में चुनाव थे वहां तो कह रहे थे हम 450 का 500 का सिलेंडर देंगे। हरियाणा वासियों का क्या कसूर है? इस बजट में गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया गया? युवाओं के लिए क्या रखा गया? रोजगार कैसे सृजन होगा? 1,99,876 करोड़ के बजट में औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या किया? कैसे बुनियादी संरचना को मजबूत करेंगे? कैसे उद्योग आएंगे? 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, ये इनकी खुद की जुबानी है। और आज मैं दुष्यंत चौटाला जी को सुन रहा था, वो कह रहे 40,000 करोड़ एक्सेप्ट हुए, मतलब MOU 6.5 लाख करोड़ के एक्सेप्ट हुए 40,000 करोड़ और लगेंगे 2-3 हजार करोड़। कैसे युवा को नौकरी देंगे? कैसे बात करेंगे? परिवार पहचान पत्र की बहुत तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। ये परिवार पहचान पत्र नहीं, परेशान पत्र है। ये परिवार पहचान पत्र परमानेंट पहचान पत्र है। ठीक है, इन्होंने बोला परेशान पत्र है या पहचान 2 पत्र लाख है? परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसमें 84 लाख त्रुटियां आई। ज्योति जी मुख्यमंत्री जी का कहना 84 लाख त्रुटियां आई और 81 लाख हमने ठीक कर दी। वो व्यवस्था जिसमें 84 लाख गलतियां हो, उस व्यवस्था की ये तारीफ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, 48 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, सारी की सारी गलत। याशी कंसल्टेंसी को इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन उसके डाटा को आज भी एप्लीकेबल किया हुआ है। कैसे युवा को रोजगार मिलेगा? कैसे महिला को सम्मान मिलेगा? महिला समृद्धिकरण की क्या योजना है? महिलाओं के लिए बताया है ना कि 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। बजट में कोई एक चीज तो बताएं। हवा का बजट हवाई में, आंकड़ों से पेट नहीं भरने वाला जनता का, ये तो जनता को बताएं हमने ये किया। ठीक है, वंदना पोपली जी हमारे साथ बनी हुई है। तमाम सारे सवाल जो आपने दागे उन्हीं से जान लेते हैं। वंदना जी, बजट पेश हो चुका है, उम्मीदों से बड़ा ही ये बजट है, एक बड़ी राशि है, क्योंकि पिछले बार के बजट की अब बात करें तो उससे भी 11% ये बजट आगे है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये सभी वर्गों को साधने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ना तो ये मनोहर बजट है, ना तो ये चुनावी बजट है। ये है क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपने बड़ी सही बात कही कि ये जो बजट है ये मनोहर है, ये मजबूत वर्तमान का और सुनहरे भविष्य की आधारशिला रखने वाला बजट है। लेकिन आपने जहां तक कहा कि जो विपक्षी पार्टियां उनको पसंद क्यों नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे ओंकार सिंह जी भी कह रहे थे कि परेशान पत्र जिसको ये बोल रहे हैं, सच में आप तो परेशान ही हैं और परेशान रहेंगे, इससे भी रहेंगे और हमसे भी रहेंगे और हमारे जो हमने इतना बेहतर बजट प्रेजेंट किया है वो भी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जनता को क्या चाहिए? जनता को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां पर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का नाम नहीं हो, कोई भी काम करवाना हो तो किसी के चक्कर ना काटने पड़े, किसी छोटे नेता के बड़े नेता के चक्कर ना काटना पड़े। वो काम मेरी सरकार ने करके दिया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक जो दूर तक का विजन जो है वो देता है इस बजट के अंदर। ये बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे कि अजी इसमें ये नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, इसमें उद्यमियों के लिए नहीं है, इसमें किसान के लिए नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो किसानों का जो लोन के ऊपर जो जुर्माना और ब्याज को माफ किया है तो उसमें भी शर्त रख दी। अरे अगली जब फसल होएगी उस अगली फसल से पहले उनको कर्ज मिल जाए, अगला कर्ज मिल जाए, पहला वाला क्लियर हो जाएगा तो उनके लिए तो है ना। क्यों ना रखे इस कंडीशन को, ताकि वहां पर जो किसान है अगली फसल उगाने के लिए उनको इधर उधर नहीं देखना पड़े। अब आप कह रहे कि डेट क्यों रख दी? डेट रखना जरूरी है ताकि अगली फसल में उनको कंफर्टेबल हो जाए। और आप कहते हैं कि कर्जा माफ कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे तो हर एक का कर्जा माफ करते रहे तो सरकार वेलफेयर स्टेट जरूर है, यहाँ पर ध्यान रखने का काम है, लेकिन हर एक चीज माफ करना ये हमारे तरीका है। इसी बात से तो विपक्ष नाराज है ना। विपक्ष का कहना है कि भाई माफ भी किया तो क्या ब्याज माफ किया, कर्ज माफ कीजिए ना। विपक्ष का कहना है ये नहीं। मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए कि देश में अगर फ्री की ऐसे आदत पड़ गई तो हमारी जो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कहां पर पहुंच जाएंगे, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इतना भी समझना चाहिए कि एक
विजन को लेकर हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार ऐसी सरकार आई है जो बात करती है कि जो हमारी नेचुरल फोर्सेज हैं, चाहे पानी को बचाने की बात कर लीजिए या मिट्टी को बचाने की बात कर लीजिए, पराली को लेकर जो लिए गए वो सब जो है वो हरियाणा के फायदे में लिए गए। और इतने यहाँ इस प्रकार सबसे बड़ी बात यह जो अंत्योदय है, जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, उसको ऊपर उठाने की बात है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे उनको ट्रेवल यहाँ पर फ्री किया गया हो। आप ये देखिए, हम बात करते थे कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए, हम विदेशों में बात करते थे कि जो हेल्थ फैसिलिटी है देखिए उनको तुरंत मिल जाती है, उनको फ्री में मिल जाती है, लेकिन आज वो स्थिति यहाँ पर आगे चलाई योजना को उन्होंने सबके लिए फ्री, सबके लिए अवेलेबल करा दिया। अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर बीमार हो जाते हैं तो कहाँ पर जाएंगे, उसके लिए योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात कर ले तो डेवलपमेंट में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी किए गए हैं। आप ये देखिए GMDA के बाद सोनीपत में भी, पंचकुला में भी और हिसार में भी शुरू कर दिया। हवाई जो यात्रा है उसको और ज्यादा ODN कॉलेजेस बनाना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, एजुकेशन को लेकर भी आप देखिए कि बजट को बढ़ा दिया गया है। हेल्थ फैसिलिटीज को भी देखिए किस प्रकार से हेल्थ फैसिलिटी बेटर की जा रही है। तो ये सब स्थिति बताते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो, कि ऐसी बेसिक चीजों के लिए भी जनता को इधर उधर नहीं देखना पड़े, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हर एक वर्ग को प्रोवाइड करना, ये मेरी सरकार ने काम किया। लेकिन विपक्षी पार्टी को तो तकलीफ रहेगी। मैं यहाँ पर एक विषय और बताना चाहूंगी कि कल भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और ये पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उठकर चल दिए, जी हम तो वोटिंग भी नहीं करेंगे, हमें पता है क्या होने वाला है, हमने तो एक शोषण करना था, टाइम किलिंग करनी थी, हमने सिर्फ यही बोलना था कि सरकार के खिलाफ कैसा बोला जाए। तो यही एक इनका तरीका है कि सरकार के खिलाफ। वंदना जी, आगे बात करेंगे इस पर भी, लेकिन अभी बजट पे बात कर लेते हैं। अंशु वत्स जी भी हमारे साथ बने हुए, वो पोपली जी फिर बात करेंगे। वत्स जी, बजट आपने देखा पेश हो चुका है, काफी बड़ा ये बजट बताया जा रहा है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इनेलो का कहना है कि भाई बजट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है और सरकार का कहना है कि विकास को ध्यान में रखते हुए हमने हर वर्ग को साधा है, हर वर्ग का विकास करने के लिए हमने सोची है। तो आपका क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये जो बजट है, सबसे पहले तो इसमें जो कहा गया है, जैसे प्रस्तुत किया गया है कि भैया किसानों के लिए, जवानों के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक लेकर आया है ये बजट। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार ने बहुत ही ज्यादा दोहरा मापदंड अपनाने की कोशिश करी है। अब बताता हूं कैसे। आप एक तरफ बात करते हो कर्ज माफी की, वहीं दूसरी तरफ आप उन्हीं किसानों को ऊपर गोलियां चलाने की बात करते हो, आंसू गैस के गोले चलाने की बात करते हो। यहाँ पे आप बात करते हो जवानों की, वहीं मैंने आंसू गैस की गोलियां नहीं चलाई गई थी क्या? ड्रोन से नहीं फेंके गए थे? वो भी एक्सपायर्ड फेंक नहीं गए थे क्या? एक्सपायर्ड नहीं फेंके गए थे? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। गोलियां चलाने वाले नहीं, मुझे आप ये बताइए कि एक्सपायर्ड वो नहीं फेंके गए थे? गोलियां चलाने वाले एक्सपायर्ड नहीं चलाए गए थे? आप इसका जवाब दीजिए। क्या मुझे आप एक चीज बताइए, क्या पुलिस, क्या हरियाणा की जो पुलिस अफसर थे, क्या उन्होंने ये चीज नहीं कहा था कि गवर्नमेंट काट दी जाएगी? आप मुझे ये चीज बताइए, क्या उन्होंने नहीं कहा था हरियाणा की पुलिस वालों ने कि भैया अगर आप बाहर निकले तो आपके ऊपर गोलियां चला दी जाएंगी, आपका सर काट दिया जाएगा? क्या बात ये नहीं कहा था उन्होंने? ठीक, एक एक करके बात कर लेते हैं, लंबा समय हमारे पास है, सबको समय मिलेगा, एक एक करके बात कर लीजिए। वत्स जी अपनी बात रखिए, उसके बाद वंदना जी आपके पास आऊंगी जी। और वहीं अगर मैं बात करूं जवानों की, तो जवानों के लिए इन्होंने क्या करा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जवानों के लिए आप अग्निपथ जैसी योजना लेकर आते हैं, जिसके बाद क्या हुआ, आज हाल फिलहाल में 1.5 लाख से अधिक जो हमारे अग्निवीर हैं वो आज ऐसे ही बैठे हुए हैं। और हरियाणा में ही कौशल रोजगार, हरियाणा कौशल रोजगार का जो उनका ये जो एक चला है स्कीम, उस स्कीम के तहत उन्होंने क्या कहा है कि भैया 1 साल के लिए जो युवा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी पे चढ़ेगा और उसके बाद क्या है कि अगर उसका काम अच्छा नहीं लगता है तो उसके बाद आप उसको जॉबलेस कर देंगे। तो यानी आप रोजगार देने के लिए आप काम कर रहे हैं सरकार, या फिर रोजगार छीनने के लिए बात कर रहे हैं? हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता है, इन्होंने कई बातें करी हैं कि भैया भ्रष्टाचार ना हो। आज की घोषणा सुनी वत्स जी आपने, 1 करोड़ रुपए उनके परिवारजनों को जो शहीद होंगे उनको देने का ऐलान किया गया है। और दूसरी एक चीज और, स्वतंत्रता सेनानियों का जो मासिक भत्ता है उसको बढ़ा करके 25 से 40 हजार कर दिया गया है। तो ये तो मैंने बोला कि दोहरा मापदंड अपना रहे कि करने में और कटनी में, करनी और कटनी में अंतर बहुत ज्यादा है। इसी चीज को तो मैंने बात रखी है कि कटनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है इनकी।
इन्होंने बात करी कि भैया भ्रष्टाचार ना हो, इसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने बात करी। आप, मैं उनके कुछ भ्रष्टाचार गिना देता हूं, धान घोटाला हो या फिर वो बात हो शराब घोटाले की, बिजली घोटाले की बात हो, नगर निगम के घोटाले की बात हो, कई ऐसे घोटाले हैं, इतनी लंबी फेहरिस्त लिस्ट है। लेकिन उस भ्रष्टाचार पर इनकी ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे तमाम इतने सारे घोटालों को लेकर हमने बात रखी है, तमाम हर बार बात रखने की कोशिश करी है, लेकिन ये कभी उन भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये बात करते कि भैया भ्रष्टाचार की, और शायद इसलिए हरियाणा के ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 9 साल की अपनी जब प्रेस वार्ता हुई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, जब उनसे भ्रष्टाचार पर प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कहा था कभी कभार मजबूरी में भ्रष्टाचार करना पड़ जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री का, मैं आपको बता देता हूँ, 9 साल की प्रेस वार्ता में 9 साल का जब उनकी मैं आपको सुना रहे, आपने सुनी नहीं है। अरे 9 साल की प्रेस वार्ता थी, 9 साल की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था, 9 साल की प्रेस वार्ता में कहा था, 9 साल की प्रेस वार्ता में, आपको यही तो बता रहा हूँ, 9 साल की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था ये बात है। हुड्डा जी ने बोला होगा। अरे खट्टर जी की ही बात कर रहा हूँ मैं भैया, हमारे मुख्यमंत्री, आपके ही मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। नारा है ना, मनोहर लाल जी का तो नारा है कि वही भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनकी प्रेस वार्ता सुनिए 9 साल की पे, जब उन्होंने प्रेस वार्ता करी थी। मैं आपको एग्जैक्ट वो टाइम भी बता सकता हूँ उनका कब ये बात आता है। हुड्डा जी ने बोला होगा, ये हुड्डा जी ने बोला होगा, कृपया करके झूठे आंकड़े मैं कह रहा हूँ नहीं, झूठी बात नहीं, मैं भाजपा नहीं हूँ, सुनिए मैं भाजपा नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी का सिपाही अर्थात यानी सच बोलना जानता हूँ, मैं भाजपा नहीं हूँ, मैं मोदी जी का सिपाही नहीं हूँ। मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। रोजगार सालाना देंगे लेकिन उसके बाद ही पलट जाते हैं। मैं मोदी जी का सिपाही नहीं हूँ कि जो 15 लाख रुपए देने की बात करते उसके बाद चुनाव के बाद कहते कि भैया ये तो एक जुमला था। दिखाइए कहाँ का, दिखाइए कहाँ का। मैं आपको बताता हूँ, हाँ सुनिए, प्रूव करिए, उनको बोलते हो। हाँ मैं प्रूव भी कर रहा हूँ भैया, सुन तो लीजिए। भाग क्यों रहा उनकी, अरे भैया बोलने तो दीजिए। उनकी जब 9 साल की प्रेस वार्ता हुई थी, सुनाना है, कहा था उन्होंने। ठीक, आप दोनों से चर्चा करेंगे। देखिए आप दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार है, दोनों से चर्चा करेंगे। ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए। ओंकार सिंह जी, इन्होंने कहा है भाई जिस ब्याज को माफ करने की बात हो रही है, ब्याज को माफ हमने कर दिया, लेकिन सब कुछ माफ कर देंगे तो ये फ्री रेवड़ी वाली बात हो जाएगी। फिर तो देश की अर्थव्यवस्था को जो हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो कैसे बढ़ेगी? ज्योति जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि आज बजट पर बहस है, बजट पर ही रहे तो अच्छी बात है। जहाँ तक रेवड़ी का बात है, रेवड़ी तो ये भी खूब बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं ये भी आपको सबको पता है। देखिए आज हम बजट की बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, इन सब बातों से जूझ रहा है। इस बजट में कोई ऐसा काम किया गया जिसमें महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, जिससे बेरोजगारी पर कंट्रोल किया जा सके। आज नशा घर घर बिक रहा है, चिट्टे का जिसका हम सिर्फ नाम ही सुनते थे, मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ, यहाँ पर भी खूब बिक रहा है। क्या उसको नियंत्रण करने के लिए कोई बात की गई? एक टास्क फोर्स बना देते हैं, उसके बाद उस पर क्या कंट्रोल है, क्या कार्रवाई हुई, किसी को कुछ पता नहीं। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ये कहते हैं हम सक्षम और HKRN के तरीके से रोजगार देते हैं। ये बोलते हैं हमने 1,24,000 नौकरियां दी पिछले 9.5 साल में। चलिए इनकी बात मान लेता हूं मैं, 1,24,000 नौकरियां दी। कृपया ये बता दीजिए पिछले 9.5 साल में रिटायर कितने हुए, कितने लोग गद्दी से उतरे और उनकी कितनी पोस्टें खाली हैं? आज भी 2,09,600 पोस्टें खाली हैं। वो पोस्ट खाली कैसे है? और ज्योति जी, ज्यादातर पोस्ट हुए हैं शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में। इन 3 विभागों में ज्यादातर पोस्टें खाली हैं। और ये भर्ती कैसे कर रहे हैं? सक्षम में एक ग्रेजुएट को 6,000 रुपए दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट PhD किए हुए बच्चे को 7,500 रुपए महीना दे रहे हैं, और कौशल रोजगार निगम में 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक का भुगतान करते हैं। ओंकार सिंह जी, जवाब ले रही हूँ, वो प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बात करी, तो मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए कि इनके नेताओं के नाम जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। आप ये देखिए 2G 3G की आप बात करें तो किससे मनमोहन सिंह जी का नाम आता था, राहुल सोनिया गांधी जी के नाम पर नेशनल हेराल्ड है, हुड्डा जी के नाम पर मानेसर लैंड स्कैम है, ये लाल डायरी और ये जो नोटों के जो पहाड़ है वो सब देखिए बजट पे बात करते हैं, इन सब चीजों पे रोज चर्चा बैठे हैं।
इन सब चीजों पे वत्स जी इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं, आज बजट पे चर्चा करते हैं। ओंकार सिंह जी मैं सुन लीजिए, आगे भी सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी ने महंगाई को लेकर एक बात कही, मैं आपको बता वत्स जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, आपकी बारी भी आएगी बोलने की। एक बात सुनिए, देखिए इसलिए टोका था मैंने आपको, आपने गलत आंकड़ा दिया ना, इसलिए टोका था मैंने। ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि महंगाई तुम्हारे को तो महंगाई लगेगी, तुम तो आपको बताना चाहूंगी क्योंकि समय 13 से 14% महंगाई चल रही और हमारे समय में एनडीए में 10 सालों में 4 से 6% रही, जो कि रिजर्व बैंक से टारगेटेड है। ये काम, ये जो महंगाई पे कंट्रोल करने का हमने काम किया, आम जनता के पेट में नहीं जाते, आंकड़ों से रोटी नहीं बनती, आंकड़े पेट में जाकर पेट नहीं भरता होता। नहीं बोली थी मैं आपके बीच में, अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी डीजल और पेट्रोल के दाम क्या है, तो आप आज गैस के सिलेंडर का क्या रेट है, अभी आप कह रहे महंगाई नहीं है और किस चीज के दाम आसमान पर छू रहे हैं। डर लगता है आपको? ओंकार सिंह जी आपने सवाल किए थे, आप जवाब भी सुन लीजिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना, मैं कोई तरीका आपने सवाल किए थे ओंकार सिंह जी। देखिए एक बार जवाब सुन लीजिए, अगर आप संतुष्ट ना हो तो आपको दोबारा समय दिया जाएगा। नहीं, आपको महंगाई नहीं लगती क्या? तेल के क्या दाम थे, पेट्रोल के क्या दाम थे, गैस के क्या दाम थे? 370 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1150 रुपए का बिक रहा है, 35 रुपए का डीजल आज 100 रुपए में बिक रहा है। ओंकार सिंह जी एक बार सुन लीजिए, आपको सुना था उन्होंने, आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। अगर साथ में बोलेंगे तो आप ही बताइए। चलिए साथ में बोलेंगे तो ना मैं सुन पाऊंगी ना आप लोग सुन पाएंगे। बोलने से मना करिए, मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोली थी। और ठीक है वंदना जी बोलिए। ओंकार सिंह जी एक बार सुन लीजिए। जो बेरोजगारी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबको मालूम है। जब आप नौकरियों की बात कर रहे हैं तो SKRM क्या पहले ठेकेदारी प्रथा से नौकरियां नहीं मिलती थी? हमने उस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का काम किया। नौकरियां जो है हमने उसको पोर्टल के हिसाब से बना दिया। क्यों डर रहे हैं? झूठ निकल रहे हैं क्या? झूठ निकल रहे हैं, बीच में क्यों बोलते हैं? पक्की नौकरी देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां क्यों रुकी? ये हम सबको मालूम है कि कोर्ट में जाके जो रोक लगा कर आया था, वो फोन लगा कर आया था और रोक हटते ही हमने नौकरियां देना शुरू कर दिया। ये हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से जो बिना पर्ची खर्ची लोगों को नौकरियां दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने करी महंगाई का बेरोजगारी पे हमने आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि आज क्यों हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है? इन 3 चीजों का मेरे को जवाब दे दीजिए। पार्टी थी जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते थे, उसमें ठीक है वंदना जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वंदना जी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में चर्चा लंबी होगी। वंदना जी मुझे ये चर्चा लंबी होगी। एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचारी है क्या? आज शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है क्या? नारायण राणे भ्रष्टाचारी है क्या? अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी है? इनका जवाब दे दीजिए। पता है आज हरियाणा की जनता को पता है, अगर उनको कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। विश्व गुरु बन रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बन सकता है। ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वत्स जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि क्या ये मानती हैं कि आज हेमंत बिश्व शर्मा क्या भ्रष्टाचारी हैं? क्या ये मानते हैं कि आज शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं? क्या ये मानते हैं कि आज नारायण राणे भ्रष्टाचारी हैं? डिबेट में आप बजट पे बात कीजिए ना, बजट पे बात कीजिए। नहीं, यही तो मैं नहीं, ये जो कह रही है मैं उसी पे इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसी पे इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बैठ के आरोप क्यों लगाते हो? हम तो कह रहे हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। हम तो कह रहे हैं, आप ये कह सकते हो। तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। जिन अजीत पवार जी के लिए आप कह रहे थे कि भैया चक्की पीसिंग, उन्हीं को मोदी जी ने जिनके ऊपर कहा था कि भैया 70,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया है, उन्हीं को ही 3 दिन बाद क्यों उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते? मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। जिन अजीत पवार के लिए आपने ये कहा था, जिन हेमंत बिश्व शर्मा के लिए इस देश के गृह मंत्री कहते थे कि भैया वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, तो उन्हें क्यों आज वो सबसे ज्यादा ईमानदार नजर आते हैं? चलिए ठीक है हो गया। अब ओंकार सिंह जी आप पे आऊंगी। आपने सवाल किया था कि भाई ठीक है रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, अभी विकास की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शहरी विकास और ग्रामीण विकास के लिए भी एक बड़ा बजट जो है, एक बड़ा अमाउंट रखा गया है सरकार की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, 9.5 साल की सरकार में विकास हुआ नहीं, भ्रष्टाचार कहीं हो गए। इनसे पूछिए, शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला 2 मुख्य घोटाले थे, आज तक उनकी रिपोर्ट क्यों है? क्या आपकी पार्टी के टॉप लीडर भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं?
बजट पे आपको जवाब देना नहीं है, मैं जवाब देती हूँ तो बीच में बोलते हो। आप अपना जवाब भ्रष्टाचार लगा रखा है। कौन भ्रष्टाचारी थे सब पता था। 14 पार्टी गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ईडी का केस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही हो रहा है। नोटों के पहाड़ कहाँ से निकल रहे हैं, कौन जेल गए थे, कौन जेल चुनाव के लिए इस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। क्या आज जेपी नड्डा जी धन्यवाद देंगे जब उन्हीं ने कबूल किया है कि भैया हाँ उन्होंने पर्ची में बदला था? और विकास की बात ये तो जनता बताएगी, विकास किसका हुआ कितना हुआ। जनता बिल्कुल बताएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। जनता ही बताएगी क्योंकि आप सब तो बता नहीं रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।